प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को किया संबोधित। इस महाखेल में 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। इस वर्ष कबड्डी प्रतियोगिता पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। बेंगलुरु में पहली G20 एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू। ऊर्जा परिवर्तन के लिए कम लागत का वित्त पोषण, ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखला, औद्योगिक कार्बन संक्रमण, भविष्य के लिए ईंधन विषयों पर चर्चा। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद दुबई के अस्पताल में निधन। पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। मुशर्रफ को कारगिल अतिक्रमण के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में जाना जाता है। भारतीय फौजों की बहादुरी से मुशर्रफ की साजिश हुई थी नाकाम। अमेरिका ने कैरोलिना तट के पास संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। वॉशिंगटन ने गुब्बारे को अमेरिकी संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन बताया। चीन ने जासूसी के आरोपों से किया इनकार, कहा यह एक नागरिक हवाई पोत था जो जलवायु अनुसंधान कर रहा था। और संत रविदास की जयंती आज। संत रविदास ने जाति और धर्म आधारित भेदभाव खत्म करने के साथ वंचितों के उद्धार के लिए किया अथक प्रयास। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रविदास जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित किया। ये महाकुंभ जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा 2017 से जयपुर में किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 12 जनवरी से जारी है। आयोजन में 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। महाखेल, जिसमें इस वर्ष कबड्डी प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में सांसद खेल आयोजनों द्वारा युवाओं के जज्बे को संसाधन देने का प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि ओलंपिक में भारतीय तिरंगे की शान जरूर ऊंची होगी। जहां प्रयास पूरे मन से होते हैं, वहां परिणाम भी सुनिश्चित होते हैं। देश ने प्रयास किए, परिणाम हमने टोक्यो ओलंपिक्स में देखा, कॉमनवेल्थ खेलों में देखा, जयपुर महाखेल में भी। आप सबके प्रयास भविष्य में ऐसे ही शानदार परिणाम देंगे। आपसे ही देश के लिए अगले गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट निकलने वाले हैं। आप अगर ठान लेंगे तो ओलंपिक्स तक में तिरंगे की शान बढ़ाएंगे। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे विश्वास है हमारे युवा देश की कामयाबी को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत काल में खिलाड़ियों के नजरिए से खेलों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि देश में नई परिभाषा और नई व्यवस्था बनाई जा रही है। बेटियों की ये बढ़ती हुई भागीदारी एक सुखद संदेश दे रही है। आजादी के इस अमृत काल में देश नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। देश में आज पहली बार खेलों को भी सरकारी चश्मे से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है। मैं जानता हूं युवा भारत की युवा पीढ़ी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। युवाओं को जब सामर्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुविधा
और संसाधन की शक्ति मिलती है तो हर लक्ष्य आसान हो जाता है। वहीं बजट में खेलों को बढ़ावा देने की पर्याप्त आवंटन का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 के मुकाबले अब खेल बजट 3 गुना बढ़ा है। इस बार देश के बजट में खेल विभाग को करीब 2500 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जबकि 2014 से पहले खेल विभाग का बजट 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए के आसपास ही रह जाता था। यानी 2014 के मुकाबले देश के खेल विभाग के बजट में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस बार अकेले खेलो इंडिया अभियान के लिए ही 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट दिया गया है। जयपुर में हो रहे खेल महाकुंभ में जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि युवा आने वाले कई दशकों तक दुनिया में अपना परचम लहराएंगे और इस देश को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। वाले कई दशकों तक ये युवा मेहनत से इस देश को और मजबूत बनाएंगे, इस देश का परचम फैलाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोल रहे थे कि आने वाले समय में ओलंपिक के अंदर जो तिरंगा लहराने वाले जो युवा हैं वो सब यहीं आज मौजूद हैं। जो आने वाले समय में इस देश को अलग अलग मजबूती देंगे वो आज सभी यहाँ मौजूद हैं। और भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में आयोजित हो रही है। बैठक में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बैठक में G20 सदस्य देशों के साथ विशेष आमंत्रित देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। आर.के. सिंह ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, देश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। We emit just about 2.4 gigatons of CO2 per capita, whereas the world average is 6.3 gigatons per capita. So 1/3 of the global average is our per capita emission. Despite that, we have already reduced our emissions by near about 30%, and we aim to do that, reduce it further by another 15%. That is why up to 45% by 2030. So we remain one country, one major economy, which is growing rapidly. We are growing at 7%. Our rate of growth today is 7%, despite all the disruptions around the world. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गैर जीवाश्म ईंधन पर जोर दिया जा रहा है। We are adhering to a low carbon growth, and we'll continue to do that because we are fully committed to a low carbon growth. We believe in the environment. As I said, 177 gigawatts of renewable energy capacity which we have installed. I have another 75 gigawatts under installation, 75,000 megawatts under installation. That makes it about 250,000 megawatts. We aim to have a renewable energy capacity, a non-fossil fuel capacity of 500 gigawatts by 2030. 500. G20 की पहली एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु है कि सप्लाई चेन विविध का हो, जिससे एक देश दूसरे देशों को शोषित न कर सके। यहाँ पर बातचीत चल रही है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, यानी कि किसी एक रीजन या देश में मोनोपोली नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया ने अभी देखा कि किसी एक क्षेत्र में एक रीजन में अगर मोनोपोली हो गया तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ तो करोड़ों लोग कष्ट में आ गए। हम लोग जो आज यहाँ पर और आजकल जो यहाँ चर्चा करेंगे उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई एक देश या एक कार्टेल दुनिया के अन्य देशों को एक्सप्लॉइट कर सके।
और देश भर में आज संत गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा तिथि को संत रविदास की जयंती मनाई जाती है। वे भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक थे। संत रविदास जी ने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ अपने सामाजिक कर्तव्यों की भी बखूबी निर्वहन किया। संत गुरु रविदास ने लोगों को बिना भेदभाव आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से वे भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। उनके उपदेशों और शिक्षाओं से आज भी समाज को मार्गदर्शन मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत गुरु रविदास जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा है कि गुरु रविदास जयंती की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। श्रम को ही ईश्वर मानने वाले संत रविदास ने सबके उत्थान तथा जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त समतामूलक समाज की कल्पना की थी। सभी देशवासी उनकी सामाजिक समरसता की शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालें, ये मेरी कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत गुरु रविदास जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके महान संदेशों का स्मरण करते हैं। इस अवसर पर उनके विचारों के अनुरूप न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के अपने संकल्प को दोहराते हैं। उनके मार्ग पर चलकर ही हम कई पहलों के जरिए गरीबों की सेवा और उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। संत रविदास की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में शीश नवाया और दर्शन पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को मंदिर के सेवादारों ने रुमाल बांधा और संत रविदास की तस्वीर स्मृति स्वरूप मुख्यमंत्री को भेंट की। माघ मास की पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही HAL हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण करेंगे और विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। स्थानीय निवासियों ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की। Prime Minister Mr. Narendra Modi is starting the Key Green initiative in India. I think it's one of the fantastic initiatives to start off because it will lead to less global warming and it will lead to better public health and also there'll be a lot of job opportunities for people. Green energy is more important. India is doing very well in solar energy today and we are also focusing on green hydrogen and electricity, vehicle electrical mobility. So there is government is giving lot of importance to the clean energy project. Very important कि हम green energy को बढ़ावा दें because it is high time. जितना आप global warming का issue देख रहे हैं, जितना हम energy consumption कर रहे हैं of the coal, जितना resources deplete हो रहा है और जो coal को बनने में time लगता है, it takes millions of years for the coal to reform again. तो जितने रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, हम आगे की जनरेशन के लिए अगर कुछ नहीं छोड़ पाएंगे, then they will not be able to utilize the same resources that we are utilizing today. छोटे छोटे विलेज में भी अब सब जगह पे सोलर पॉइंट करते हैं। सबके सोसाइटी के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर सब लोगों ने सोलर लगाया है। तो इट इज वेरी गुड वेरी गुड टाइम। So our Prime Minister Narendra Modi is doing all the job. I think it's very important, very good that he is giving lot of importance to it.
Right. Yesterday I was in a meet where even Piyush Goyal ji was talking about it. He was, trying to help, EV startups, especially to reduce their paperwork for all these, permissions. जो इनिशिएटिव लिया गया स्पेशली अराउंड टेकिंग आउट ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स इज़ वेरी गुड कमिंग इन बिकॉज इंजन डिटेरिएशन जब हो जाता है, इंजन जब खराब हो जाता है ओवर टाइम, इट बिगिंस टू एमिट मोर एमिशंस एंड लाइक अर्बन एरियाज में लाइक बैंगलोर एंड दिल्ली डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि बहुत सारा मतलब बैड कार्स, ओल्ड कार्स polluting the ruining the air quality. So that's a very good initiative for sure. It's a very good initiative. We should focus on clean energy and green energy because that's an alternative source as well, beyond just thermal energy, burning coal and all that, which is not very good for the environment. I think definitely there are some steps being taken and definitely we should do a bit more as well. मुझे लगता है ये एकदम इट्स इन सिंक विद ग्लोबल इनिशिएटिव जो पूरी दुनिया एक ही साइड में देख रही है, तो इट इज़ गुड दैट इंडिया इज़ ऑल्सो इन सिंक विद इट और बहुत सारे इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं. आई थिंक जितना जल्दी हम इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेंगे, चार्जिंग पॉइंट रेडी करेंगे ग्रीन व्हीकल्स के लिए, उतनी जल्दी अडॉप्शन होगा. और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड दौरे के दौरान देवघर में अनुकूल चंद्र ठाकुर आश्रम का दौरा किया. केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमृतकाल का प्रथम प्रगतिशील बजट पर एक संगोष्ठी को संबोधित किया. अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस बजट के माध्यम से भारत को 21वीं सदी का वैश्विक नेता बनाने की नींव रखी गई है. इस संगोष्ठी में सीए एसोसिएशन, इनकम टैक्स बार अधिवक्ता एसोसिएशन, कंपनी सेक्रेटरी एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कैट के साथ साथ कई और लोग भी इसमें शामिल हुए. 21वीं सदी का जो एक सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, एक ग्लोबल लीडर बने, तो जैसे आप देख रहे हैं कि योग में इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर, स्पेस इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर, आयुर्वेद इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर. इंडिया से लोग बात करते हैं कि क्या है आपके यहां आयुर्वेद में, ऐसे हम हर सेक्टर में क्या ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते क्या? इसलिए इस बजट को नींव रखी है कि हम ग्लोबल लीडर बनेंगे, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा. और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का कहना है कि केरल के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बजट में राज्य के लिए कुछ भी आवंटित नहीं किया. वह बिल्कुल ही बेबुनियाद है. ये पीएम के खिलाफ राजनीति से प्रेरित अभियान है. I have the record of the answer given on the floor of the Kerala Assembly by the State Finance Minister in the month of August, where he has replied that the amount allocated for Kerala has been completely given. Not a single pie is pending. So then, now in the budget speech, if he says that we are not getting what is due for us, it's a campaign against Narendra Modi, motivated by political considerations and not a factual one. उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जोरों पर हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समिट की तैयारियों का जायजा लिया. गौरतलब है कि ये समिट 10 से 12 फरवरी तक राजधानी लखनऊ में आयोजित होगा. और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के महामना बालिका शिक्षण संस्थान के छात्रावास के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल में भारत के शिक्षण संस्थानों और आस्था के केंद्रों को तोड़कर भारत के गौरव को नष्ट करने का प्रयास किया गया. कालखंड में या गुलामी के कालखंड में हमारे गौरव के उस बोध को पूरी तरह समाप्त करने के प्रयास हुए.
यही कारण थे कि बड़े बड़े शिक्षण केंद्र तोड़े गए, बड़े बड़े आस्था के केंद्रों को नष्ट किया गया, जिससे भारतीय समाज इस पर गौरव की अनुभूति न कर सके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर पूरा देश तिरंगा लेकर निकल पड़ा, जो कि भारतीयता का गौरव बोध पैदा करता है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर भारतीय ने अपने घर में तिरंगा लगाने का काम किया था। हर घर तिरंगा उसके घर में इस बात को द्योतक था कि वह भारतीयता के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको नेतृत्व देने वालों की का भाव था। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आह्वान हुआ, 140 करोड़ की आबादी तिरंगा लेकर के निकल पड़ी और अपने अपने घरों पे तिरंगा लगा करके उसने भारतीयता का एहसास कराया। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। राज्य में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, वहीं 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। इस बीच अगरतला में तृणमूल कांग्रेस ने आगामी त्रिपुरा चुनावों के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर टीएमसी त्रिपुरा प्रभारी राजीव बनर्जी, राज्य टीएमसी अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास और पार्टी सांसद सुष्मिता देव मौजूद रहे। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी की राज्य महासचिव पापिया दत्ता को बीजेपी ने प्रतिष्ठित अगरतला विधानसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता सुदीप रॉय बर्मन से है। कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर पापिया दत्ता की लड़ाई कितनी रोचक होगी, ये देखने वाली बात होगी। पेश है अगरतला से हमारे संवाददाता कुमार आलो की ये खास रिपोर्ट। भाजपा ने 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में 60 में से 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उत्साह से लबरेज पापिया का मानना है कि मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इनका मानना है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। मैं देख रही हूँ कि सब थोड़ा ज्यादा उसको मतलब फोकस में ले रहे हैं कि मेरा जो प्रतिद्वंदी है 5 बार का विधायक है, कुछ ऐसा हैवीवेट कैंडिडेट है, ऐसी कोई बात नहीं, सब कॉन्स्टिट्यूंसी हैवीवेट है, तो लड़ तो लेंगे और जीत भी जाएंगे हम लोग, मेरा ये बिल्कुल मेरा विश्वास है। अगरतला निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान में कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन के पास है। उन्होंने भाजपा छोड़ने के कुछ महीने बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ये सीट जीती थी। कांग्रेस प्रत्याशी का मानना है कि इस बार बदलाव की बयार है। सरकार जो वायदे की है निभाए नहीं, परंतु ये लोग इतना अत्याचार किया आम जनता को, परेशान है वो लोग, और आम इस चुनाव में आपको नतीजा से पता चल जाएगा, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा भाजपा यहाँ का। अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र की आम जनता की बात करें तो पिछले 5 साल के वर्तमान कार्यकाल से संतुष्ट जान पड़ते हैं। बीजेपी सरकार अच्छा है, कोई खराब नहीं बोलता है, अच्छा है। 5 बार ये बार वोट जाएगा तो 5 बार और देख लेंगे क्या इसका नसीदा है। अगरतला में अभी भी समस्या मतलब ऐसा कोई समस्या नहीं है, अभी सब अच्छा ही है, अच्छे से रहे हैं हम लोग। अभी तक कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो महिला के ऊपर होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी मतलब 5 ईयर हो गया, अभी अच्छे ही चल रहे हैं सब। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और यहां 2 मार्च को नतीजे आएंगे। 6 अगरतला विधानसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। एक तरफ यहां कांग्रेस के उम्मीदवार सुदीप राय बर्मन 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वहीं बीजेपी ने एक युवा उम्मीदवार पापिया दत्त को मैदान में उतारा है। पापिया दत्त का मानना है कि कांग्रेस और लेफ्ट के असहज गठबंधन ने हमारी जीत की राह आसान कर दी है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, अगरतला।
और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के नई बस्ती गांव में घरों में दरारें आने के बाद स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। गौरतलब है कि जोशीमठ में भू धसाव जैसी स्थिति का विश्लेषण करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम ने कल डोडा का दौरा किया था। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ का आज निधन हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। वे लंबे समय से बीमार थे। दुबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी रह चुके मुशर्रफ ने साल 1999 में नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की बागडोर संभाली थी। वे 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। मुशर्रफ को करगिल युद्ध के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना ने मुशर्रफ की साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। और अमेरिका ने शनिवार को हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। बता दें कि चीनी जासूसी गुब्बारे की वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने प्रस्तावित 2 दिवसीय बीजिंग यात्रा को भी स्थगित कर दिया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।